नमस्कार। आप सबको मेरा अभिवादन है और मैं डॉक्टर रेणु जौहर आप सबका मेरी इस ऑनलाइन आहार और पोषण विज्ञान की वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। अनुशंसित आहारीय भत्ता 2020 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अनुशंसित आहारीय भत्ता का भाग 4 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आरडीए के वीडियोस का भाग 1, 2 और 3 आपके सामने प्रस्तुत किया था। आशा करती हूँ आपने उसे अवश्य देखा और समझा होगा। इसके अतिरिक्त आपको अब आरडीए की परिभाषा, उसके बारे में इंट्रोडक्शन, उसकी संकल्पना, संदर्भ पुरुष, संदर्भ महिला तथा वयस्कों की विभिन्न श्रेणियों और शारीरिक स्थिति के अनुसार आरडीए 2020 जो कि आईसीएमआर द्वारा प्रस्तावित है, उसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। आज के वीडियो में मैं आपको अल्पवयस्क या जिनको हम कहते हैं अवयस्क, जिसके अंतर्गत शिशु, बच्चे और लड़के लड़कियां आते हैं, इनके लिए आईसीएमआर द्वारा प्रस्तावित पोषक तत्वों की जो प्रस्तावित मात्राएं हैं उनके बारे में बताऊंगी। आईसीएमआर ने अल्पवयस्कों को या अवयस्कों को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला है शिशु, दूसरा बच्चे और तीसरा लड़के और लड़कियां। शैशवावस्था के अंतर्गत शिशुओं को 2 वर्गों में या 2 आयु वर्गों में बांटा है। पहला है 0 से 6 माह और 6 से 12 माह। आपने भाग 3 के वीडियो में देखा होगा कि यह दोनों अवस्थाओं में शिशु माता के दूध पर अपने पोषण के लिए आश्रित होता है या उस पर डिपेंडेंट होता है। बच्चों को आईसीएमआर ने 3 श्रेणियों में बांटा है, 1 से 3 वर्ष, 4 से 6 वर्ष और 7 से 9 वर्ष। शिशु और बच्चों की कैटेगरी में इनको आप कह सकते हैं लड़के और लड़कियों में नहीं बांटा गया है। इनके लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित मात्राएं एक समान हैं, यानी लड़के और लड़कियों को शिशु और बच्चों की श्रेणी में रख के उनके लिए एक समान पोषक तत्वों की मात्राएं प्रस्तावित की गई हैं। जबकि 10 वर्ष उपरांत 10 से 12 वर्ष, 13 से 15 वर्ष और 16 से 18 वर्ष के अल्पवयस्कों या अवयस्कों को आईसीएमआर ने लड़के और लड़कियों की अलग अलग श्रेणी में बांटा है। इसलिए शैशवावस्था और बाल्यावस्था में मेल्स और फीमेल्स की पोषण तत्वों की आवश्यकता में कोई भिन्नता नहीं है, परंतु उसके उपरांत लड़के और लड़कियों की पोषक तत्वों की आवश्यकता में या प्रस्तावित मात्रा में भिन्नता आ जाती है। 18 वर्ष के उपरांत लड़के और लड़कियों को वयस्क की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि आपने जैसे मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, संदर्भ पुरुष और संदर्भ महिला की आयु 19 वर्ष से प्रारंभ होकर 39 वर्ष तक की आईसीएमआर ने प्रस्तावित की है, जिसको कि हम रेफरेंस मैन और वुमेन कहते हैं। उनकी आयु 19 वर्ष से प्रारंभ मानी जाती है। इसलिए 18 वर्ष तक के लड़के और लड़कियों को जो है वो अल्पवयस्क या अवयस्क की श्रेणी में रखा है। अब हम बॉडी वेट की बात करें तो आईसीएमआर ने विभिन्न आयु वर्गों के लिए अलग अलग
स्टैंडर्ड बॉडी वेट जो हैं वह प्रस्तावित किए हैं या यह माना है कि इस आयु में भारतीय बच्चों के या शिशुओं के या लड़के लड़कियों का इतना शारीरिक भार होना आवश्यक है। एनर्जी यानी ऊर्जा जो कि किलो कैलोरी में नापी जाती है, उसकी आवश्यकता भी अलग अलग आयु वर्गों के लिए अलग है। किलो कैलोरी की परिभाषा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो जो कि वीडियो नंबर 3 था उसमें विस्तृत रूप से समझाई थी। शैशवावस्था में शिशु पूर्णतः पहले 6 माह पे माँ के दूध पर आश्रित होता है। उस समय उसको 550 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। 6 से 12 माह में यह बढ़ के 670 किलो कैलोरी प्रतिदिन हो जाती है और उसके उपरांत आयु बढ़ने के साथ साथ उसके ऊर्जा की आवश्यकता में वृद्धि होती है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। 9 वर्ष तक के लड़के और लड़कियों या कहो बच्चों में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनकी पोषक तत्वों की स्पेशली ऊर्जा की आवश्यकता में भिन्नता नहीं होती। उसके उपरांत 10 से 12 वर्ष और 13 से 15 वर्ष और 16 से 18 वर्ष के लड़के और लड़कियों की ऊर्जा की आवश्यकता या कह सकते हैं दैनिक प्रस्तावित मात्रा में भिन्नता आ जाती है। इसका कारण है प्यूबर्टी जो कि सामान्यतः 11 या 12 वर्ष में शुरू हो जाती है और बच्चा किशोरावस्था में पदार्पण करता है। अब मैं आपको दृश्य वसा की आवश्यकता के बारे में बताऊंगी। 0 से 6 माह में क्योंकि शिशु पूर्णतः माँ के दूध पर आश्रित होता है या वह अपना पोषण पूर्णतः स्तनपान से प्राप्त करता है, इसलिए उस समय अदृश्य वसा की कोई आवश्यकता या प्रस्तावित मात्रा नहीं रखी गई है। उसके उपरांत बच्चा जब 6 से 12 माह का या शिशु 6 से 12 माह का होता है, उस समय वह पूरक आहार या सप्लीमेंट्री फूड या ऊपर का दूध लेना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि 6 से 12 वर्ष के शिशुओं के लिए माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता। इस अवस्था के लिए ICMR ने 25 ग्राम प्रतिदिन दृश्य वसा की मात्रा प्रस्तावित की है। दृश्य वसा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वह वसा जो कि घी या तेल के रूप में हम भोजन को पकाने के लिए या भोजन में किसी भी रूप में डाल के उसको यूज़ करते हैं। उसके अंदर घी आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा, विभिन्न प्रकार के तेल जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, राइस ब्रैन ऑयल, ऑलिव ऑयल कोई भी आ जाएंगे। तो 6 से 12 माह के शिशु को 25 ग्राम तेल या दृश्य वसा की मात्रा ICMR द्वारा प्रस्तावित की गई है। अगले 1 से 3 वर्ष और 4 से 6 वर्ष में भी शिशु के लिए यही मात्राएं प्रस्तावित हैं। उसके उपरांत 7 से 9 वर्ष में यह बढ़कर दृश्य वसा की आवश्यकता 30 ग्राम प्रतिदिन हो जाती है। 10 से 12 वर्ष के लड़के और लड़कियों की दृश्य वसा की या विजिबल फैट की आवश्यकता में भिन्नता होती है और आप देखेंगे कि 10 से 12 वर्ष की लड़कियों की वसा की आवश्यकता लड़कों से अधिक होती है। इसका कारण है कि लड़कियां प्यूबर्टी या किशोरावस्था में पहले पदार्पण करती हैं और लड़के जो हैं वो 2 साल, सामान्यतः 1 से 2 साल
उसमें लेट आते हैं या पदार्पण करते हैं। इसलिए लड़कों के लिए 13 से 15 वर्ष में दृश्य वसा की प्रस्तावित मात्रा 50 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि लड़कियों के लिए 35 ग्राम प्रतिदिन है। इसके उपरांत भी इन दोनों के लिए जो दृश्य वसा की मात्रा प्रतिदिन के लिए प्रस्तावित की गई है वह भिन्न है। तो इस स्लाइड में मैंने आपको विभिन्न आईसीएमआर द्वारा प्रस्तावित विभिन्न आयु वर्गों, वह उन आयु वर्गों को किन किन श्रेणियों में बांटा गया है और इन श्रेणियों का स्टैंडर्ड वेट या संदर्भ वेट, बॉडी वेट कितना होना चाहिए, उन्हें कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है, इसके बारे में बताया। इस टेबल में आरडीए जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लौह लवण, जिंक और आयोडीन का अल्पवयस्क या अवयस्कों के लिए प्रस्तावित है, दर्शाया गया है। इसमें आप देखेंगे कि बॉडी वेट वही जो कि पिछले स्लाइड में था वही इस में भी दिखाया गया है। प्रोटीन की मात्रा अलग अलग आयु वर्गों के लिए भिन्न है और यह भी ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दर्शाई गई है। इसमें आप देखेंगे कि 0 से 6 माह के शिशु के लिए 8.1 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन, जबकि वही शिशु जब 6 से 12 माह का हो जाता है तो प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा बढ़ के 10.5 ग्राम हो जाती है। इसके उपरांत बच्चों के लिए और लड़के लड़कियों के लिए भी प्रोटीन की मात्रा भिन्न भिन्न है और यह ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से इसको मापने की इकाई दर्शाई गई है और प्रस्तावित मात्रा में इसमें भिन्नता है। यही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में भी आप देखेंगे जो कि ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से जिसके नापने की इकाई है उसको भी अलग अलग मात्रा में उनकी आयु के हिसाब से दर्शाया गया है। कैल्शियम की मात्रा में भी भिन्नता है। इन्फेंट्स को या शिशुओं को 300 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यही आवश्यकता 0 से 6 माह और फिर 6 से 12 माह में होती है। इसके उपरांत बच्चों के लिए 500 मिलीग्राम, 550 मिलीग्राम और 650 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा प्रस्तावित की गई है, जो कि लड़कों और लड़कियों में बढ़कर 850 ग्राम 12 वर्ष तक, उसके उपरांत 13 से 15 वर्ष में 1000 मिलीग्राम और उसके उपरांत 1050 मिलीग्राम प्रस्तावित की गई है। मैग्नीशियम की मात्रा भी अलग अलग आयु वर्गों के लिए मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आईसीएमआर ने प्रस्तावित की है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। अब हम लौह लवण की बात करें, जो कि एक सूक्ष्म खनिज लवण होते हुए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण है। 0 से 6 माह के लिए आईसीएमआर ने लौह लवण की मात्रा प्रस्तावित नहीं करी है। इसका कारण है कि जब शिशु पैदा होता है तो उसके शरीर में 6 माह के लिए लोहा संग्रहित होता है। उसके उपरांत उसे भोजन से लौह लवण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसलिए 6 से 12 माह के शिशु के लिए 3 मिलीग्राम प्रतिदिन लौह लवण की मात्रा प्रस्तावित की गई है। जब
बालक 1 से 3 वर्ष या 4 से 6 वर्ष या 7 से 9 वर्ष, चाहे वो बालक हो या बालिका, उनके लिए भी अलग अलग लौह लवण की मात्राएं प्रस्तावित की गई हैं। इसके उपरांत आप आगे देखें तो बहुत अधिक फर्क आता है लड़के और लड़कियों की लौह लवण की प्रस्तावित मात्राओं में। आप देखेंगे 10 से 12 वर्ष के लड़कों के लिए 16 मिलीग्राम प्रतिदिन लौह तत्व की मात्रा ICMR ने 2020 में प्रस्तावित की है, जबकि लड़कियों के लिए वो ऑलमोस्ट 12 मिलीग्राम ज़्यादा यानी 28 मिलीग्राम है। इसका कारण है कि सामान्यतः 12 वर्ष के आसपास लड़कियों में मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है और हर माह उनके शरीर से लौह लवण का ह्रास होता है। इसके कारण उनको अतिरिक्त लौह तत्व की आवश्यकता होती है, जो कि 9 वर्ष तक तो सिर्फ 15 मिलीग्राम थी, अब वो बढ़कर ऑलमोस्ट डबल के करीब 28 मिलीग्राम प्रतिदिन हो गई है। इसके उपरांत आप देखेंगे कि हर आयु वर्ग में, चाहे 13 से 15 वर्ष के लड़के हों और लड़कियां, चाहे 16 से 18 वर्ष के लड़के और लड़कियां हों, सभी आयु वर्गों में लड़कियों की लौह तत्व की आवश्यकता लड़कों से हर एज ग्रुप में, चाहे वो 10 से 12 हो, चाहे 13 से 15 हो, चाहे 16 से 18 हो, में लड़कों से अधिक है। और इसका कारण है कि लड़कियों के मासिक धर्म के कारण उनको उनके शरीर से लौह तत्व का ह्रास होता है या लौह तत्व हर माह नष्ट होता है, और अगर उन्हें पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिले तो वह एनीमिया से ग्रसित हो सकती हैं। अगला पोषक तत्व है जिंक, और इसमें भी 0 से 6 माह में ICMR ने इस एज ग्रुप के लिए जिंक की मात्रा प्रस्तावित नहीं की है, परंतु 6 से 12 माह के लिए 2.5 मिलीग्राम प्रतिदिन और उसके उपरांत भी वह बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिंक एक आवश्यक खनिज लवण है जिसकी हमारे शरीर को वृद्धि और विकास के लिए अत्यधिक आवश्यकता होती है। बच्चों, ये सारे एज ग्रुप्स जो हैं, यह वह एज ग्रुप्स हैं जिसमें शरीर में वृद्धि और विकास दोनों होता है। वृद्धि का अर्थ है कि शरीर में ग्रोथ होती है, शरीर बढ़ता है, उसमें कई तरह के परिवर्तन आते हैं और शरीर परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इस एज ग्रुप में, या कहो इन सभी अल्पवयस्क ग्रुप्स में, शरीर में कई प्रकार की वृद्धि होती है और यह इंडिविजुअल जो है वह एक वयस्क बनने की ओर अग्रसर होता है। इसलिए इन सभी आयु वर्गों को, स्पेशली इन्फेंट्स को और चिल्ड्रन को, क्योंकि पोषक तत्वों की अत्यधिक आवश्यकता होती है और अगर इन्हें पर्याप्त पोषक तत्व ना मिले तो यह जो है कुपोषण से आसानी से ग्रसित हो सकते हैं। इस कारण इनको जो है संवेदनशील समूह, पोषण की दृष्टि से संवेदनशील समूह के ग्रुप में रखा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशनली वल्नरेबल ग्रुप्स। अगला पोषक तत्व है आयोडीन, और आप देखेंगे कि इसके लिए भी भिन्न भिन्न आयु वर्गों में इसकी आवश्यकताओं में भिन्नता है। आयोडीन शरीर के लिए अति आवश्यक है और इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी अपने वीडियो में दी है। अब हम बात करेंगे विटामिन्स की, क्योंकि इससे पूर्व के वीडियोस में मैंने प्रोटीन
कार्बोहाइड्रेट और सारे मिनरल्स जिसके अंतर्गत कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और आयोडीन आते हैं, इनके बारे में आपको बताया। अब बच्चों, आप ये कहोगे कि इसके अलावा और भी कई खनिज लवण हैं जो कि हमारे लिए आवश्यक हैं, परंतु सामान्यतः जब हम यह खनिज लवण लेते हैं तो बहुत से अन्य खनिज लवण जो इनके साथ प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं उनकी भी पूर्ति स्वतः हो जाती है। क्योंकि जैसे आप अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के साथ आमतौर पे फॉस्फोरस उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। इसी तरह से अन्य कई पोषक तत्व जो हैं या अन्य कई खनिज लवण जो हैं वह हमें सामान्यतः जब हम यह खनिज लवण लेते हैं तो वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब अगर हम विटामिन्स की बात करें तो आपको पता है कि हमें 2 प्रकार के विटामिन्स की आवश्यकता होती है। कुछ हैं जल में घुलनशील विटामिन्स जिसके अंतर्गत थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन आते हैं, और कुछ हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जिसके अंतर्गत इसमें विटामिन डी और विटामिन ए का जो है प्रस्तावित मात्रा बताई गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और उसमें भी समूह के विटामिन्स के बारे में। विटामिन बी समूह के अंतर्गत आने वाले विटामिन्स में पहला है थायमीन जिसको कि हम विटामिन B1 भी कहते हैं, राइबोफ्लेविन जो कि विटामिन B2 भी कहलाता है, नियासिन, B3, विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन तथा फोलिक एसिड जिसको हम फोलेट भी कहते हैं, और विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम सायानोकोबाल्मिन है। इसके अतिरिक्त विटामिन सी जो कि एक जल में घुलनशील विटामिन है उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अब अगर हम थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन की बात करें तो यह सभी विटामिन्स जो हैं, ये 4 विटामिन्स जो हैं, यह ऊर्जा की आवश्यकता पर निर्भर करते हैं, परंतु हम यह मानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनमें वह एक सी ही शारीरिक सक्रियता या शारीरिक क्रियाशीलता की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनको वयस्कों की भांति सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्कर की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। इस टेबल में आपको शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए और लड़के और लड़कियों की विभिन्न आयु वर्गों के लिए थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और विटामिन B6 की प्रस्तावित मात्राएं दिखाई गई हैं। यह सभी मात्राओं को मापने की इकाई मिलीग्राम प्रतिदिन है। फोलेट जिसको फोलिक अम्ल भी कहते हैं और जिसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, उसकी मात्रा भी विभिन्न आयु वर्गों के लिए भिन्न भिन्न है और इसकी आवश्यकता माइक्रोग्राम प्रतिदिन में पड़ती है। जैसे शिशुओं के लिए 25 और 85 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, और इसके उपरांत जो है इसकी मात्रा जो है वह उसमें वृद्धि हो जाती है। विटामिन B12 जिसको सायानोकोबाल्मिन भी कहते हैं, उसकी मात्रा भी विभिन्न आयु वर्गों के लिए इस टेबल में दर्शाई गई है। विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, उसकी मात्रा विभिन्न आयु वर्गों के लिए मिलीग्राम प्रतिदिन में इस टेबल में दर्शाई गई है। विटामिन सी खट्टे फलों में
पाया जाता है, जैसे कि आंवला, अमरूद, नींबू वर्ग के फल और सब्जियां जैसे नींबू, कीनू, मौसमी, संतरा, माल्टा आदि। यह इसके विटामिन सी के उच्च स्रोत हैं। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है तथा यह प्राणिज स्रोतों से प्राप्त होता है, जबकि वानस्पतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाला विटामिन ए का प्रिकर्सर कैरोटीन कहलाता है। इसके लिए विटामिन ए की मात्राओं की आईसीएमआर ने विभिन्न आयु वर्गों के लिए भिन्न भिन्न प्रस्तावना की है। विटामिन डी, जो कि विटामिन ए के समान ही एक वसा में घुलनशील विटामिन है, इसको आईसीएमआर ने नापने की इकाई आईयू पर डे यानी इंटरनेशनल यूनिट्स प्रतिदिन, आईयू यानी इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे के हिसाब से इसकी इकाई को दिया है। और इसमें विभिन्न आयु वर्गों के लिए विटामिन डी की आवश्यकता में भिन्नता है। 2.5 माइक्रोग्राम 100 या 100 इंटरनेशनल यूनिट्स के बराबर होता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको अल्पवयस्क या अवयस्क श्रेणी में आने वाले भारतीय, जिसके अंतर्गत शिशु आते हैं, बच्चे आते हैं और लड़के लड़कियां जो कि 18 वर्ष तक के आते हैं, उनके लिए आईसीएमआर द्वारा प्रस्तावित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन तथा विटामिन्स के अंतर्गत थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, फोलिक एसिड, B12, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी तथा उनकी ऊर्जा और दृश्य वसा की जो रेकमेंडेड डाइटरी अलावेंस या अनुशंसित आहार्य भत्ता है, उसके बारे में आरडीए द्वारा 2020 में प्रस्तावित मात्राएं का आपको ज्ञान दिया या इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया। आशा करती हूँ यह सारी आरडीए की सीरीज़ जिसके अंतर्गत 4 वीडियोस थे, आपको समझ में आया होगा तथा इनका उपयोग आप पौष्टिक आहार, संतुलित आहार तथा आहार आयोजन करते समय अवश्य ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही आहार आयोजन की आधारशिला है या यही इसकी फाउंडेशन है। आहार का उद्देश्य होता है कि हमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा और अनुपात में मिले, और वह तभी संभव है जब हमें अनुशंसित आहार्य भत्ता की जानकारी हो। धन्यवाद।